Hello dear students, welcome to the online classes. I am Dr. Sarang Dute. Today we are going to discuss the next portion is the mass spectrometry. So, dear students, mass spectrometry यानी क्या होता है तो आज वो देखने वाले हैं. The application of the mass spectrometry it is very important from the organic chemistry. Okay, या आप इस बायोलॉजी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. That means this technique is used to identify the presence of isotopes of an element and final structure of unknown molecules is recognized by this technique. That means इसके पहले आपने जो NMR मेथड पढ़ा है, इसको जो कंफर्मेशन जो होता है, कंफर्मेशन इज गिवन बाय दैट इज अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ओके, सो व्हाट इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो मास स्पेक्ट्रम जो होता है वो इस टाइप से शो होता है. ओके, दिस इज अ मास स्पेक्ट्रम. ओके, दिस वन इज व्हाट द मास स्पेक्ट्रम. तो ये जो होता है मास स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप से होता है. तो देखेंगे कि इस मास स्पेक्ट्रम आपको किस टाइप से मिलता है. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल जो होता है एक क्वाइट सिंपल होता है. किस टाइप से होता है? तो प्रिंसिपल देखो, जिस किसी कंपाउंड का आपको मास स्पेक्ट्रम निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है ए, इसका मुझे मास स्पेक्ट्रम अगर निकालना है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले वेपर फॉर्म में. तो ये जो ए हो गया इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म. ओके, एंड वेपर फॉर्म में होने के बाद ओके इसको फिर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इन आयोनाइजेशन चेंबर में. इन आयोनाइजेशन चेंबर में, बिकॉज अब ये जो वेपर फॉर्म में है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आयंस में, जहां पर प्रेशर जो होता है काफी लो होता है, दैट इज 10⁻⁻⁵ nm. इतना प्रेशर होता है. नाउ अब ये जो होता है आयोनाइजेशन चेंबर, अभी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल दिस वन इज द आयोनाइजेशन चेंबर. ओके, और यहाँ पर रखा है मैंने इस ए को जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है. इन दिस आयोनाइजेशन चेंबर इट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम को पास करते हैं जिसकी एनर्जी जो होती है ओके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 10 to 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी होती है. इतनी एनर्जी क्यों देना पड़ता है तो वो भी समझ लो, बिकॉज आपको इस ए को कन्वर्ट करना है आयंस फॉर्म में, दैट इज फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव के फॉर्म में. अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजेक्ट होंगे फ्रॉम द सिस्टम. ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फ्रॉम द सिस्टम इजेक्ट होंगे. तो अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे इजेक्ट करना है, ओके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है इजेक्ट अगर करना है तो मुझे सफिशिएंट एनर्जी तो देनी पड़ेगी ही, बट ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटॉमिक इस वेपर फॉर्म में से बाहर निकलना चाहिए, इसलिए उसकी सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ती है. रिमेंबर वन थिंग, एनर्जी कितनी देना पड़ता है वो भी समझ लो. एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड. इस कंपाउंड की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उससे ज्यादा आपको सप्लाई करना पड़ता है. आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स व्हाट, इसको आपने 11th 12th बीएससी में बहुत बार सुना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, टू रिमूव इस कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, सो दैट हियर वी आर गेटिंग द आयोनिक फॉर्म. तो उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं पास करता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करूंगा इस कंपाउंड के ऊपर जिसकी एनर्जी जो होती है वो 10 to 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है. ये बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, सो दैट थोड़ी देर के बाद इनका फ्रेगमेंटेशन भी चालू हो जाता है. तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन पास करूंगा तो इस सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, बट ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो सो दैट यहाँ पर ट्वाइस इलेक्ट्रॉन होंगे और आपको ये वाला जो है A+ ये मिलेगा आपको मॉलिक्यूलर आयन. ये जो होता है मॉलिक्यूलर आयन, ओके दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन. ये जो होता है मॉलिक्यूलर आयन
इसको बोला जाता है दैट इज मॉलिक्यूलर रेडिकल का टाइम बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेडिकल का टाइम। ओके, इट इज डिनोटेड बाय m डॉट प्लस, इस टाइप से भी शो करते हैं, कहीं कहीं पर m पॉजिटिव से भी शो करेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर आयन इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट आयन, इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट आयन भी बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पर ए जो था, जो कंपाउंड जो था ए, इसको अपने सबसे पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया आयनाइजेशन चेंबर में, फिर वहां पर उसके आयंस फॉर्म हो गए, एंड दिस आयन इज नोन एज द मॉलिक्यूलर आयंस। अब ये जो बना है आपके पास, जो मॉलिक्यूलर आयन या फिर पेरेंट आयन जो बना है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एनर्जी, ये फ्रेगमेंटेशन में चले जाता है, इसके यहाँ पर वेरिएशन फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। किस टाइप से फ्रेगमेंट्स होते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे, यहाँ तक ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो, नाउ A plus, that is this molecular ion is formed by this। तो A और इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस जो होता है काफी निग्लिजिबल होता है, नियरली दोनों का भी वेट सेम होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद भी स्लाइटली चेंज हो सकता है, बट वो निग्लिजिबल डिफरेंस होता है, सो दैट वी कैन कॉल इट दिस A एंड दिस A प्लस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्डिंग करता हूं, तो यहाँ पर मुझे बेंजीन रेडिकल का टाइम मिलेगा प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ मॉलिक्यूलर आयन, दिस इज आल्सो नोन एज द पेरेंट आयन। अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH2 OH की, तो इलेक्ट्रॉन बीम को अगर मैं पास करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CH3 CH2 OH, ओके, प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट यहाँ पर होगा। तो मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूलर जो आयन बन रहे हैं जिनका भी लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उससे बनते हैं। बट ऑर्डर क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसका भी ऑर्डर पता होना चाहिए, बिकॉज अपने पास लोन पेयर्स भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम भी होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम भी होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ध्यान में रखना, लोन पेयर इनको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड, as compared to conjugated pi systems, as compared to non-conjugated pi systems, and as compared to sigma electrons. Sigma electron, sigma bonding is very strong, so that sigma electrons के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है to remove the electrons. Okay, now but due to the bombarding of the 17 electron hole, इतनी एनर्जी सप्लाई करने की वजह से this energy is sufficient to ejection of any electrons from the molecule, that means electrons को eject करने के लिए sufficient होती है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी। अब यहाँ पर जो पेरेंट आयन जो मिला है, दैट इज फॉर एग्जांपल M प्लस, ये जो मिला है आपने जिसको मॉलिक्यूलर आयन बोला है, दैट इज द पेरेंट आयन बना, इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल। ओके, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेरेंट मॉलिक्यूल, so that the M by Z value, the M by Z value, M means what, mass, and this one is what, so that is a charge. This is a mass to charge ratio. Okay, mass to charge ratio, अगर मैं mass to charge ratio की अगर बात करूंगा तो is equal to the molecular mass of the compound. That means इसका जो होता है ये M by Z is equal to the molecular mass of the compound. Okay, now in few cases the parent ion peak is maybe the base peak, क्या होता है तो बताऊंगा मैं आपको base peak क्या होता है, and can be easily recognized. In the most of the cases parent ion जो peak होता है वो base peak नहीं होता है, और it is often the very small abundance होता है। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको।
अभी बेसिकली देखो क्या करना होता है आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड को वेपोराइज करना पड़ेगा। वेपोराइज करने के बाद इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आयनाइजेशन चेंबर में, सो दैट आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयंस प्रोड्यूस करने के बाद फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद ये जो आयंस जो है फ्रेगमेंटेड होने के बाद वहां पर डिफरेंट आयंस फॉर्म होंगे। उस डिफरेंट आयन का जो रहेगा n बाय जेड रेशियो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको वहां पर एक स्पेक्ट्रम मिलेगा इस टाइप से। ओके, इन द एनएमआर वहां पर ट्राइमिथिल सिलेन को आपने बेस पीक बोला था, वहां से रीडिंग चालू करते थे। बट इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसको बेस पीक बोला जाएगा, तो वो देखो अभी यहां पर तो देखो यहां पर सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज अ कंपाउंड, इसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया आपका वेपोराइज। फिर इलेक्ट्रॉन बीम पास करेंगे तो ये बनेगा आपका मॉलिक्यूलर आयन, या फिर आप इसको बोल सकते हो पैरेंट आयन। नाउ दिस पैरेंट आयन इज अंडरगो द फ्रैगमेंटेशन। इसके टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाएंगे, और फ्रैगमेंटेशन होने के बाद आपको यहाँ पर वेरियस टाइप के फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ M1, M2, M3, M4, M5, लाइक दैट वेरियस टाइप के आपको फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं। और इन सभी फ्रैगमेंट का m बाय z की वैल्यू एक डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन M1 की m बाय z की वैल्यू अगर सपोज मान के चलते इट इज 20, तो यहाँ पर इस m बाय z की वैल्यू होगी 10, इसकी होगी m बाय z की वैल्यू 5, m बाय z इज इक्वल टू 15, m बाय z की वैल्यू यहाँ पर होगी 21। तो यहाँ पर m बाय z की जो वैल्यू होती है वो वेरी होती है। एक चीज ध्यान में रखना, when a neutral molecule is converted into corresponding molecular ion, this ion bear the sum energy, therefore undergo the fragmentation, and it produces the different fragments ion having the different m by z value. The formation of ion is governed by their relative stabilities, and ion those are having the more stability is formed in the more extent and appeared as the base peak. That means यहाँ पर जितने भी फ्रैगमेंट जो फॉर्म हुए हैं, इन सभी फ्रैगमेंट्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, ओके, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका एबंडेंस भी ज्यादा रहेगा, सो दैट उस वाले पीक को बोला जाता है बेस पीक। यानी वहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस पीक को। द न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस द इन दिस प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन, okay, cannot be detected in the mass spectrometer and are removed from the chamber। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्रैगमेंटेशन। तो एग्जांपल देखो अभी, जैसे अभी दिस इज अ मास स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट, इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो इथेनॉल कैसे चेंज होगा। CH3 CH2OH वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता हूँ यहाँ पर, तो ये मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होगा CH3 CH2OH। ओके, देन इट अंडरगो द फ्रैगमेंटेशन। इसका जो m बाय z की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 46। m बाय z की वैल्यू कितनी है 46। अब ये फ्रैगमेंटेशन में जाएगा। फ्रैगमेंटेशन जो होगा A B C, तीन टाइप का फ्रैगमेंटेशन होगा। कंसीडर करते हैं ए वाला जो फ्रैगमेंटेशन होगा, फॉर एग्जांपल इट अंडरगो द हेटेरोलिसिस। ओके, हेटेरोलिसिस अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ पर आपको एक बैंड इस टाइप से मिलेगा CH3 CH2 प्लस OH डॉट, और यहाँ पर इसकी m बाय z की वैल्यू जो है वो है 29। अगर सपोज मैं B की बात करता हूँ तो B अंडरगो होमोलिसिस। होमोलिसिस फ्रैगमेंटेशन में जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH2OH प्लस प्लस CH3, और यहाँ पर इसकी m बाय z की वैल्यू जो है वो है 31। नाउ C जो है इट में अंडरगो अगेन हेटेरोलिसिस बॉन्ड फ्रैगमेंटेशन, और हेटेरोलिसिस बॉन्ड फ्रैगमेंटेशन में यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपको CH3 प्लस प्लस CH2OH फ्री रेडिकल। यहाँ पर ध्यान में रखो फ्री रेडिकल देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। इस होमोलिसिस में CH2OH फॉर्म हुआ है,
कटायन और यहाँ पर CH2H फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, सो दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज CH3 वाला, इसका m/z की वैल्यू होगी 15। कितनी होगी? 15। ना 15 होगी। तो यहाँ पर अभी देखो, अभी यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, इस स्पेक्ट्रम की तरफ ध्यान देते हैं। इफ यू ऑब्जर्व दैट इन सभी में से, ओके, इन सभी में से ये वाली जो पीक है इसका अबंडेंस देखो, दैट इज रिलेटिव इंटेंसिटी देखो सबसे हायर है, दिस इज अ वेरी हायर। तो सो दैट जिसकी भी पीक जो है हायर होता है, जिसकी इंटेंसिटी हायर होती है, उसको बोला जाएगा बेस पीक। उसको क्या बोला जाएगा? बेस पीक बोला जाएगा। ओके, एंड 100% इसको कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये 30 वाला जो आया है, नियरली 30 के रेंज में जो आ रहा है, वो किसका है? दैट इज दिस वन, m/z इज 30। So that means due to this B type of fragmentation आपको ये मिला है, and this B वाला जो है, ये आप इसको क्या कंसिडर करोगे? बेस पीक कंसिडर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ जो प्लॉट होता है, इट इज अगेंस्ट m/z, अगेंस्ट द रिलेटिव इंटेंसिटी। जिस किसी पीक की भी वैल्यू m/z की वैल्यू हाईएस्ट शो करता है, m/z वैल्यू जिसका भी हाईएस्ट शो करता है, इट इज नथिंग बट द पेरेंट आयन पीक या फिर मॉलिक्यूलर पीक। तो यहाँ पर m/z की वैल्यू देखो, यहाँ पर सबसे हायर है ये वाला, है ना, ये दिस वन इज द वेरी हायर। और ये जो होता है, ये देखो नियरली 46 के रेंज में है, एंड 46 इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर आयन। तो सो दैट यहाँ पर आपको जो मिल रहा है पीक, वो है CH3CH2OH का मॉलिक्यूलर पीक। तो ध्यान में रखना, जिसका m/z की वैल्यू ग्रेटर होती है वो होते हैं पेरेंट पीक, और जिनका रिलेटिव अबंडेंस ग्रेटर होता है उनको बोला जाता है बेस पीक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो मिला आपको m/z इज इक्वल टू 15 हो रहा है ये। So this is the regarding the peak, how to calculate the peak, how to determine the base peak, how to determine the molecular peak. तो ये होता है। Next we are going to discuss how to measure the mass spectrum, which type of techniques are used, what is the measurement techniques. So now see, instrumentation में आपको क्या क्या लगेगा? एक इनलेट लगेगा जहां पर आपको सैंपल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर एक सोर्स लगेगा जहां पर आपका जो सैंपल जो है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेपर्स में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम को पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने के बाद, ठीक है, या फिर यहाँ पर आयन सॉर्टिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने के बाद इट गेट कन्वर्टेड इनटू आयन, और यहाँ पर आयन डिटेक्टर यूज होता है। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस आयन डिटेक्टर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सिग्नल्स मिलते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स मिलते हैं, जिस सिग्नल को डाटा सिस्टम एनालाइज करके आपको ग्राफ देगा। तो आपका जो आउटपुट रहेगा कुछ इस टाइप से रहेगा। तो वन बाय वन देखो। सबसे पहला है इनलेट सिस्टम। The main purpose of the system is to introduce the small quantity of the sample under the analysis into the ionization chamber. इसका काम होता है आयोनाइजेशन चेंबर में इंट्रोड्यूस करना। इतना जो पोर्शन होता है ये आयोनाइजेशन चेंबर होता है। ओके, आयोनाइजेशन चेंबर में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए विथ लो प्रेशर्स। ओके, the pressure of the sample in the reservoir is greater than the ionization chamber. This helps in the maintaining the steady flow into the चेंबर। ओके, स्टेडी फ्लो इंट्रोड्यूस यहां पर हो जाता है। यहां पर आपको जो मिलता है, ओके, इनलेट सिस्टम में इसका काम क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल अंडर द एनालिसिस इनटू द आयोनाइजेशन चेंबर। यहाँ पर एक काम जो होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, वो होता है आयन सोर्स। तो वेरियस आयन सोर्स आर यूज्ड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स। कौन से होते हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स भी हो सकता है, दैट इज EI, या फिर केमिकल आयनाइजेशन सोर्स भी हो सकता है CI, फील्ड डिसॉर्प्शन मेथड, फास्ट एटॉम बॉम्बार्डिंग मेथड। दीज आर द डिफरेंट आयनाइजेशन मेथड यूज्ड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। इन सबका काम क्या होता है? इन सबका काम होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम पास करना और उसको आयंस में कन्वर्ट करना। उसमें से सबसे पहला होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स। First one is the electron impact source. This is an important ion source which involves the bombarding of the sample with the beam of
energetic electrons which are generated from the filaments having the energy. यहाँ पर जो फिलामेंट होती है वहां से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं having the energy 10 to 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी जाके आपको यहाँ पर आयंस मिलते हैं। किस टाइप से होता है तो देखें, दिस इज द फिलामेंट्स। ओके, यहाँ पर आपका कंपाउंड है जिसका स्पेक्ट्रम निकालना है, जिसका एम। ओके, ये सब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विथ हैविंग हायर एनर्जी ये यहाँ पर इफेक्ट होंगे, और सो दैट ये जो एम है ये कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूलर आयंस में, बाद में फिर इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद आपको इस टाइप से आयंस मिलेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉन गन भी बोला जाता है इसको, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं फ्रॉम दिस सिस्टम। This type of source is quite energetic and help to produce a large number of positive ions. In this process, molecule like the alcohol faces the problem of the dehydration alcohol के लिए, so that it cannot be applicable for the such molecules. Alcohol के केस में dehydration होगा तो वहाँ पर यूज नहीं होता है। दूसरा देखेंगे chemical ionization source, that is the C ion. In such a system, methane gas को यूज करते हैं। Methane gas is introduced along with the inert gas like the argon, like what? Argon, into the modified electron beam source at a pressure about 1 torr. इतना प्रेशर होता है मीथेन गैस प्लस आर्गन गैस को मिक्स करके प्रेशर इतना एडजस्ट करना पड़ता है, and a sample is then introduced into it, which then ionize largely because the collision of reagent ion rather than the electron. यहाँ पर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोलिजन यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो टकराते हैं उसको बोला जाता है कोलिजन। यहाँ पर जो कोलिजन होगा इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रिएजेंट आयन। आपने यहाँ पर मीथेन को यूज किया है तो मीथेन का जो आयंस होगा उसकी वजह से यहाँ पर कोलिजन होता है। ओके, जैसे CH5 प्लस, CH4 प्लस, CH2 प्लस, H2 प्लस, इन सब की वजह से कोलिजन होता है। ओके, such source causes the less fragmentation and so that mass spectrum can be interpreted more easily. Okay, this type of ionization restricts the dehydrations of alcohol so that alcohol की केस में इसको आप यूज कर सकते हैं। किसको? The chemical ionization source को, जिसको बोला जाता है C ion. Last one is the field ionization source, which is also known as a field desorption. इसको क्या बोला जाता है? Field desorption भी बोला जाता है, FD. In this case, एक मेटालिक एनोड को यूज करते हैं। ओके, मेटालिक एनोड। तो ये सभी जो प्लेट्स है ये एनोड करके काम करेगी, ये वाली प्लेट्स कैथोड करके काम करेगी। ओके, in the form of blade, one with more fine points, and a cathode is also acts as a slit. Okay, ये इस टाइप से। The distance between the anode and cathode is about 0.5 to 2 millimeter. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। जब आप इस पर करंट जब आप पास करोगे, दैट इज 5.20 किलोवोल्ट, इतना जब आप करंट पास करोगे तो यहाँ पर कंपाउंड का जो है वो आयनाइजेशन चालू हो जाता है। दैट मींस यहाँ पर कंपाउंड आएगा और आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयंस मिलेंगे, देन इट अगेन अंडरगो दैट इज फ्रैगमेंटेशन, और आपको इस टाइप से फ्रैगमेंट मिलेंगे। ओके, this ionization involved interaction between the vacant d orbital of a metal anode. Okay, यहाँ पर एनोड जो आप यूज कर रहे हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल suck up the electrons from the molecule and converted into the molecular ion. यहाँ पर डिसॉर्प्शन की बोला जाता है वो भी समझिए। ये जो होता है ना एनोड, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मेटल ऐसा यूज होता है जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या करता है, इस मेटल क्या करता है, इस मॉलिक्यूल जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स ही अपने तरफ को खींच लेता है, सक कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन बोला जाता है। हेंस इट इज नोन एज फील्ड आयनाइजेशन डिसॉर्प्शन। तो आज के लिए यही रुकते हैं। आज जो आपने पढ़ा है वो कौन सा क्या क्या पढ़ा है आपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ा है, हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस पीक, ये आपको देखा है, बताया मैंने।
मेजरमेंट्स टेक्निक्स भी पढ़े हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस पढ़े हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन इनपुट सोर्स, केमिकल आयनाइजेशन सोर्स एंड फील्ड आयनाइजेशन सोर्स, दैट इज नथिंग बट अ फील्ड डिसॉर्प्शन। तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।